नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। क्या इस देश के चीफ जस्टिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सरेंडर कर दिया है? क्या न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ गया है लोगों का, या उठने का वक्त आ गया है? क्या इस देश में जो हो रहा है वो पहली बार हो रहा है? क्या देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़ दिए हैं? ऐसे कई सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम हंगामा मचाए हुए है कि चीफ जस्टिस के यहां जो हुआ है कल, वो बहुत ही आप कहिए कि देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या पहली बार हुआ? आज आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में बताऊंगा कि क्या नरेंद्र मोदी को इससे कोई फायदा है भी या नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन पहले आपको पूरी खबर बता देता हूं, जिस पर पूरा इकोसिस्टम हंगामा मचाए हुए है। खबर इतनी सी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है चंद्रचूड़ साहब, उनके घर पर गणपति पूजन के लिए चले गए। अब इसको लेकर बड़ा बवाल मचा है। पहले जरा आपको तस्वीरें दिखा देता हूं, वीडियो दिखा देता हूं कि किस तरह से प्रधानमंत्री वहां पर गए थे। उसकी तस्वीरें आई। उनके चीफ जस्टिस के घर पर पीएम गए। उन्होंने वहां पर जो महाराष्ट्र में लोग टोपी पहनते हैं वो पहनी हुई थी। वहां पर उन्होंने गणेश जी की आरती की। चंद्रचूड़ साहब उनके साथ खड़े हैं और वहां पर वो भी पूजा कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो उनका हाथ जोड़कर स्वागत किया कि भाई कोई घर आया है तो होगा ही। तो गणेशोत्सव चल रहा है, गणपति को लोग घर लेकर आए, उसमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, और उनके घर पर जाकर पीएम ने पूजा अर्चना कर दी। अब इसी पर हो गया भैया बवाल। इसी पे मच गया है बवाल। और बवाल क्या मचा है भाई, आपको जरा वो पूरी खबर बता देता हूं कि इस पर क्या बवाल मचा। पूरा इकोसिस्टम तुरंत कूद पड़ा कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। संजय राउत लिख रहे हैं कि संविधान के घर को आग लगी, घर के चिराग से। ईवीएम को क्लीन चिट। महाराष्ट्र में चल रही संविधान विरोधी सरकार की सुनवाई पर 3 साल से तारीख पे तारीख। पश्चिम बंगाल बलात्कार मामले में सुमोटो हस्तक्षेप, लेकिन महाराष्ट्र रेप कांड पर जिक्र नहीं। दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल के बेल पर तारीख पे तारीख। ये सब क्यों हो रहा है, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। भारत माता की जय। यानी इन्होंने एक क्रोनोलॉजी भी समझा दी। इनके हिसाब से जो कुछ भी हो रहा है वो इसका मतलब यह है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणेशोत्सव पर चले गए चीफ जस्टिस के घर, इसका मतलब पीएम और सीजेआई की सेटिंग गेटिंग है। और इसीलिए पीएम के पक्ष में देश के बड़े बड़े फैसले जो आ रहे हैं वो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के पक्ष में आ रहे हैं। ये इनडायरेक्टली संजय राउत आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि आर केस ऑफ महाराष्ट्र द हियरिंग इज गोइंग ऑन बिफोर सीजीआई चंद्रचूड़, सो वी हैव डाउट्स if we will get justice because the PM is the other party in the case. The Chief Justice should distance himself from this case because his relation with other party in this case is openly visible. यानी शिवसेना ये कह रही है कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है डीवाई चंद्रचूड़, वो अब शिवसेना की जो पार्टी टूटी, असली पार्टी किसकी वगैरह वगैरह, इस मामले से खुद को अलग कर लें, ताकि क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई चंद्रचूड़ साहब का सेटिंग गेटिंग का मामला है नरेंद्र मोदी से। अच्छा, शिवसेना अकेले हंगामा नहीं मचा रही। मैंने आपको कहा ना कि पूरा इकोसिस्टम जो है वो लग गया है। जैसे ये भाई साहब हैं प्रशांत भूषण, इन्होंने लिखा शॉकिंग दैट सीजीआई चंद्रचूड़ अलाउड मोदी टू विजिट हिम एट हिज रेजिडेंस फॉर प्राइवेट मीटिंग। प्राइवेट मीटिंग, वहां सबके सामने मीटिंग हुई है। खैर, sends a very bad signal to the judiciary, which is tasked with the responsibility of protecting fundamental rights of citizens from the executive and ensuring that the government acts within bounds of constitution. That is why there has to be an arm's length separation between the executive and judiciary, Bhushan wrote on Twitter. यानी प्रशांत भूषण के मुताबिक नरेंद्र मोदी चूंकि चले गए चीफ जस्टिस के घर पर पूजा के लिए, इसलिए बड़ा कांड हो गया। और एक एक तस्वीर को जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है कि भैया देखिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, देखिए पूजा कर रहे हैं साथ में, ये सब क्या चल रहा है। अब जरा मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं कि क्या देश में पहली बार चंद्रचूड़ साहब के घर पर प्रधानमंत्री गए। ये क्या पहली बार है कि चीफ जस्टिस के घर पर कोई पीएम गया, या उनके कार्यक्रम में गया, या सरकार के कार्यक्रम में चीफ जस्टिस आए। मैं आपको जरा एक तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है मनमोहन सिंह सरकार के समय की, और उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक इफ्तारी पार्टी रखी थी, और उस इफ्तारी पार्टी में अगर आप देखेंगे तो आपको दाहिनी तरफ की पिक में, फोटो में जो व्यक्ति नजर आ रहे हैं, वो व्यक्ति जो हैं वो दरअसल हैं उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्णन। अब देश के प्रधानमंत्री एक इफ्तारी पार्टी रखते हैं,
उस इफ्तारी पार्टी में उस वक्त के चीफ जस्टिस अगर शामिल होते हैं, तब इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, तब जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही थी, तब ये संजय राउत नहीं अपनी छाती पीट रहे थे, तब ये प्रशांत भूषण अपनी छाती नहीं पीट रहे थे, क्योंकि मनमोहन सिंह ने चीफ जस्टिस को अपने कार्यक्रम में बुलाया। यहां प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के पूजा में चले गए तो दिक्कत हो गई। इफ्तारी पार्टी में मनमोहन सिंह इफ्तारी पार्टी रख के सीजेआई को बुला लें तो इनको दिक्कत नहीं होती थी। अच्छा, कहा जा रहा प्राइवेट मीटिंग क्या है भाई? ये मनमोहन सिंह अकेले में उस वक्त के सीजेआई से खड़े होकर बात कर रहे हैं तो क्या केस की सेटिंग चल रही है? और मुझे ये बताइए कि उसी पार्टी में, इफ्तारी पार्टी में लालकृष्ण आडवाणी भी गए थे, तो क्या लालकृष्ण आडवाणी जो है वो मनमोहन सिंह से सेटिंग करके आए थे क्या? इन लोगों को आप देखिए, राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर देश को तोड़ने की बातें करने वाली, कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देने वाली अमेरिकी सांसद से मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, तब पूछते हैं कि अरे इसमें क्या ही हो गया। और इसी देश के चीफ जस्टिस अगर प्रधानमंत्री को पूजा में बुला लें घर पर, तो यहां बड़ा हंगामा खड़ा हो गया कि बाप रे बाप, अब तो जुडिशरी बची नहीं। और ये वो चंद्रचूड़ हैं जिनके खुद के इसी कार्यकाल में अभी अभी यही लोग चंद्रचूड़ को सिर पे बैठाए हुए थे कि भैया ये चंद्रचूड़ जो है इस मामले में अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में इन्होंने न्याय कर दिया, देश को बचा लिया। अगर सेटिंग गेटिंग थी चंद्रचूड़ और नरेंद्र मोदी की, और आरोप लगता है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड तो नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा घोटाला है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड बंद कैसे हो गया? चीफ जस्टिस ने क्यों उसको बंद करवा दिया, फैसला क्यों दे दिया? कि अच्छा, चंद्रचूड़ पे तो आरोप लगता है कि भाई उनके समय में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ 10 फैसले आए, तो कौन सी सेटिंग गेटिंग? जब इनका मन करे तब हिसाब इनके हिसाब से चलता है, जब इनका मन न करे तो सामने वाला जो है वो बिक जाता है, खराब हो जाता है, सेटिंग गेटिंग कर लेता है। हर केस में आप देख लीजिए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पत्रकार हो। अभी मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई तो बहुत अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। केजरीवाल को नहीं मिली है अभी तक, तो केजरीवाल में देरी पे देरी हो रही। संजय राउत ने लिखा ना कि देरी पे देरी हो रही है। मनीष सिसोदिया को तो मिल गई, संजय सिंह को तो मिल गई, हेमंत सोरेन को मिल गई। हेमंत सोरेन के मामले में हाईकोर्ट ने कह दिया कि भाई काहे के लिए इनको केस में लगाया, तब तो जुडिशरी ठीक थी। एक पूजा अर्चना के लिए चले गए पीएम तो जुडिशरी खराब हो गई, चंद्रचूड़ की सेटिंग गेटिंग हो गई। ये इन लोगों का हिसाब है। इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी दिखाता हूं कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। जरा आपको ये भी देखना चाहिए, इस देश में जुडिशरी और कांग्रेस और लेफ्ट की सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। जरा आपको याद दिलाता हूं कि कैसे जजेस जो हैं वो नेता, नेता से जज, जज से नेता बनते रहे हैं, उसका जरा इतिहास आपको याद दिलाता हूं। जैसे अगर आप देखेंगे, एक व्यक्ति ने कहा था लॉ विदाउट पॉलिटिक्स इज ब्लाइंड एंड पॉलिटिक्स विदाउट लॉ इज डेफ। एंड ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के जज वी आर कृष्ण अय्यर। अब ये वी आर कृष्ण अय्यर कौन थे, जरा इनके बारे में सुनिए। अय्यर became a high court judge in 1968 and with the support from the politicians became a Supreme Court judge in 5 years। तब तो बीजेपी नहीं थी, तब तो नरेंद्र मोदी नहीं थे। वो व्यक्ति हाईकोर्ट के जज बने और उसके बाद जो है वो 5 साल में सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, जबकि 10-10, 15-15 साल लग जाता है हाईकोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने। In 1987 he unsuccessfully contested elections for president as the joint opposition candidate। तो वो व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, वो प्रेसिडेंट का उम्मीदवार बन गया विपक्ष का। जस्टिस बहारुल इस्लाम टेक्स द केक, politician turned judge, turned politician। The congressman was elected to Rajya Sabha in April 1962 and re-elected in 1968 in between unsuccessfully contesting the assembly election in Assam। मतलब कांग्रेस के टिकट पर 2 बार राज्यसभा जाने वाला व्यक्ति बीच में चुनाव भी लड़ ले रहा है। ये तो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है। तब प्रशांत भूषण को नहीं समझ में आ रहा था, तब ये विपक्ष के लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि जब मन वो व्यक्ति जज है, जब मन वो व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ रहा है। He resigned from the Rajya Sabha in 1972, became a Guwahati High Court judge and retired in March 1980 to return to active politics। मतलब जब मन किया रिटायरमेंट ले लिए राज्यसभा से और बन गए जज, जब मन किया जज से रिटायर होकर जो है वो बन गए हम पॉलिटिशियन। ये तो कांग्रेस के राज में होता रहा है। और इतना ही नहीं, 9 months after retirement, the Indira Gandhi government appointed him as a judge in the Supreme Court, December 1980। He resigned in January 1983, weeks after he gave a verdict favoring Congress's Bihar CM Jagannath Mishra in a corruption case। तो जिस आदमी को कभी कांग्रेस राज्यसभा भेज रही है, कभी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन रहा है, वो जगन्नाथ मिश्रा के मामले में वहां पर कांग्रेस की सरकार के पक्ष में फैसला सुना रहा है और उसके बाद रिटायर हो जा रहा है। लेकिन इस देश में संविधान तब नहीं खत्म हुआ था।
नरेंद्र मोदी ने सीजीआई के साथ आरती क्या कर ली कि वहां पर सब कुछ खत्म हो गया। और सुनिए, ऐसे कई किस्से हैं। के.एस. हेगड़े, who had joined Congress in 1935, was elected for a 2-year term in Rajya Sabha in 1952-54, was re-elected for 6-year term, even though he continued to practice in courts. In August 1957, he resigned from Rajya Sabha to become a judge of Mysore High Court and became a Supreme Court judge in July 1967. मतलब ये व्यक्ति के.एस. हेगड़े रिजाइन करते हैं राज्यसभा से और मैसूर हाईकोर्ट के जज बन जाते हैं। और राज्यसभा किसने भेजा था? कांग्रेस ने। और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं 1967 में। ये इस देश की जुडिशरी में हुआ है बॉस, कांग्रेस के जमाने में। और ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई मोदी जी ने आरती कैसे कर ली सीजीआई के घर में। और सुनिए, जस्टिस आफ्ताब आलम, ये सीपीआई के मेंबर हुआ करते थे, who moved to Congress. He resigned from the party before being appointed a High Court judge. Alam had caused considerable consternations to the then Gujarat CM Narendra Modi while hearing Sohrabuddin fake encounter case. ये इस देश में इतिहास रहा है जुडिशरी का और वहां पर जजेस का। और बहरुल इस्लाम का आपको मामला बताया, जिन्होंने जज बनने के लिए राज्यसभा छोड़ी, लोकसभा के लिए सुप्रीम कोर्ट छोड़े। ये इस देश में खेल चल रहा था। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड तो यह है कि ये महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आ गई थी 3 बार। मतलब जो खुद करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके हिसाब से चीजें अगर ना हो, फैसले ना हो, तो जस्टिस दीपक मिश्रा के मामले में ये महाभियोग का प्रस्ताव ले आए थे। इससे पहले भी न्यायमूर्ति वी रामास्वामी पर 1993 में महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आ गए थे। 2009 में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीडी दिनाकरन के मामले में यह हो चुका है। ये कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है। और न्यायाधीश ने कुर्सी छोड़ी, नेता बन गए, सांसद बन गए, ये पहले भी होता रहा है। कुछ लोग बीजेपी में आए, कुछ लोग कांग्रेस के टिकट से बने। लेकिन कहा जा रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी के सामने जो है वो चीफ जस्टिस ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि भाई वहां पर आरती कर ली नरेंद्र मोदी। अब मैं आपको बताता हूं वो पॉइंट कि भाई नरेंद्र मोदी को इससे फायदा क्या होगा या नहीं होगा। अब आपको वो आंकड़ा भी दिखाता हूं, जरा इसको देखिए। यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं डीवाई चंद्रचूड़, ये अभी नवंबर 10, 2024 को रिटायर होने वाले हैं। सितंबर में हम ऑलरेडी खड़े हैं, अक्टूबर और उसके बाद जैसे नवंबर शुरू होगा चंद्रचूड़ रिटायर हो जाएंगे। तो अगर नरेंद्र मोदी को सेटिंग गेटिंग ही करनी थी तो चंद्रचूड़ तो पिछले कई वक्त से चीफ जस्टिस थे, उस वक्त तो आरती करने नहीं गए। अब जब रिटायरमेंट का समय आया है तो नरेंद्र मोदी अगर चले गए आरती करने के लिए तो सेटिंग गेटिंग हो गई। और वो भी अपनी मर्जी से तो गए नहीं होंगे, चीफ जस्टिस ने बुलाया होगा। और कितने ऐसे मामले हैं जिसमें जो बीजेपी के समर्थक हैं वो ये कहते रहे कि चंद्रचूड़ साहब ने अपनी मर्जी से जो है सुमोटो लेकर सुनवाई कर ली, लेकिन फलाने मामले में नहीं की। जो लोग ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो उत्पीड़न हुआ बच्चियों का, उस मामले में सीजीआई ने सुमोटो नहीं लिया, कोलकाता के मामले में लिया। दोनों केस में फर्क है बॉस। उस मामले में जब पुलिस की कोताही हुई तो जो चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, सबने उसमें इंटरवीन किया और लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास किया। यहां कोलकाता के मामले में आज तक डॉक्टर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो, उनकी सरकार जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही। वो कह रहे हैं कमिश्नर का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन कमिश्नर का इस्तीफा नहीं होता। वहां वो प्रिंसिपल जो है वो एक जगह से हटा के दूसरी जगह बहाल हो जाता है। क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज होने का आरोप लगता है। कैसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कोलकाता का दूसरी घटनाओं से? देश भर में गुस्सा था कोलकाता की घटना को लेकर, और तब जाकर सुमोटो सुनवाई हुई है। और वो भी तब जब हाईकोर्ट उस पूरे मामले में बंगाल सरकार को ऑलरेडी लताड़ चुका था। इसलिए इस देश में माहौल खड़ा करना, हंगामा खड़ा करना, ये एक पैटर्न बन गया है। हर चीज का तमाशा नरेंद्र मोदी कुछ भी कर दें, किसी से मिल लें, किसी से बात कर लें, हंगामा करो। राहुल गांधी कुछ ऐसा बयान दे दें जिससे खालिस्तानी पन्नू खुश हो जाए, ताली बजाए राहुल गांधी के लिए, तब कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी झूठ और भ्रम की राजनीति करें तो कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी कह दें कि वो देश के सिखों के कड़े पहनने, पगड़ी पहनने, गुरुद्वारे जलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि इसमें से किस चीज के लिए देश के सिखों को रोका जा रहा है वो किसी को नहीं पता। गुरुद्वारे में तो हिंदू भी जा रहे हैं, लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं, वहां पर लंगर खाते हैं। कौन सा गुरुद्वारा है जहां जाने नहीं दिया जा रहा है सिख को? और यहां तो छोड़िए, करतारपुर साहिब जो पाकिस्तान में है गुरुद्वारा, वो तक नरेंद्र मोदी ने वहां जाने के लिए रास्ता खुलवा दिया। और राहुल गांधी विदेश में जाके कह रहे हैं कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं और इस पे पन्नू ताली मार रहा है और इसी को नैरेटिव बना के खालिस्तान के खिलाफ के पक्ष में जो है वो माहौल बनाएगा, तब इन लोगों को दिक्कत नहीं है।
और नरेंद्र मोदी सीजीआई के घर में चले गए, उसका विजुअल आ गया, ऐसा नहीं कि चोरी छुपे गए हैं, तो अरे बॉस अब तो संविधान नहीं बचा। अरे संविधान कितनी बार मारोगे यार? संविधान नहीं बचा, ईवीएम नहीं बचा, इलेक्शन कमीशन नहीं बचा, पत्रकार नहीं बचे, कुछ नहीं बचा। बुद्धि बची है तुम्हारे पास? पहले वो चेक कराओ कि बची है कि नहीं, उसके बाद दूसरे से पूछना कि क्या बचा है क्या नहीं बचा। आपकी राय क्या है इस विजुअल को देखने के बाद? क्या आपको लगता है सीजीआई ने सरेंडर कर दिया नरेंद्र मोदी के सामने, या ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।